बेटा आज हम इको का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम पूरी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उनको सोल्व किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी में हम पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सबसे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चुनाव की समस्या कहते किसे है, ये सिलेक्शन प्रॉब्लम होती क्या है, या चयन की समस्या कहते किसे है। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने सिंपल से लिख दी है, दो या दो से अधिक विकल्प में से किसी एक का चुनाव करना ही चयन की समस्या है। हमारे सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी चीज के। मुझे मान लो बिजनेस करना है, तो बिजनेस किस चीज का करना है, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो मैं सारे ऑप्शन को तो एक साथ नहीं चुन सकता ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, मेरे पास साधन सीमित है। तो मैं उनमें से उसी को चुनूंगा जो मेरे लिए बेस्ट होगा। और जब चुनना पड़ेगा तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सिलेक्शन प्रॉब्लम या चुनाव की समस्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना ही चयन की समस्या कहलाती है। अब ये तो हमने ये पढ़ लिया कि सिलेक्शन प्रॉब्लम होती क्या है। अब जो चैप्टर का नाम था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि पूरे देश की जो मेन प्रॉब्लम है वो कौन सी है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया है, हमारे देश की जो केंद्रीय समस्या है वो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ चुनाव की समस्या है। चुनाव का मतलब चुनना। अब हमें चुनना पड़ता है हर चीज में, तो इसी की वजह से हमें सेंट्रल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी केंद्रीय समस्या है वो कौन सी समस्या है, चुनाव की समस्या है। और चुनाव की समस्या क्या है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। चुनाव का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में से किसी एक का चुनना, उसी को चुनाव कहते हैं। अब ये मैंने ये तो बता दिया सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो चुनाव की प्रॉब्लम है, चुनाव करना ही सिलेक्शन वो सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ये चुनाव क्यों करना पड़ता है, रीजन क्या है, तो उसके रीजन हमें नीचे दे रखे हैं। यहाँ मैंने 3 रीजन लिखे हैं। इन 3 कारण की वजह से हमें चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जो पहली प्रॉब्लम है साधन सीमित, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लिमिटेड रिसोर्स। साधन सीमित होना या लिमिटेड रिसोर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो साधन का मतलब होता है एक तरीके से पैसा समझ लो। मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा है, लेकिन वो पैसा अनलिमिटेड नहीं है। वो मैं कोई सा भी बिजनेस करूँ उसके लिए वो कम ही पड़ेगा। तो मैं इन फ्यूचर जो भी बिजनेस करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो इतना नहीं है कि उसमें वो कवर हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 10 करोड़ है बिजनेस करने के लिए, वो भी कम है। और 10,000 रुपए बिजनेस करने के लिए वो भी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। अब रिसोर्स लिमिटेड है तो उन रिसोर्स लिमिटेड में से उन्हीं चीज का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो इसी वजह से मुझे चुनना पड़ेगा, और चुनने का मतलब फिर से हमारी कौन सी प्रॉब्लम आ गई, सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई। तो साधनों के सीमित होने के कारण ही चुनाव की समस्या आती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका। अब दूसरा पॉइंट है आवश्यकता का असीमित होना। आवश्यकता का असीमित होना इंग्लिश में से कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स। आवश्यकता, हमें मालूम है इंसान या मनुष्य या हम लोग जितने भी है, हमारी आवश्यकता कभी भी पूरी नहीं होती। हमारी जरूरतें बढ़ती ही चलती है। अगर मान लो मैं आज 1,000 रुपए कमा रहा हूँ और कल होके 2,000 कमा रहा हूँ, तो 2,000 में और भी ज्यादा आवश्यकता बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा कमाऊंगा उतनी मेरी जरूरतें बढ़ती रहेगी। तो ये आवश्यकता ऐसी चीज है जो कभी किसी की खत्म नहीं होती है। जब किसी की आवश्यकता खत्म नहीं होगी तो उसे चुनाव तो करना पड़ेगा। अब चुनाव करने की वजह से कौन सी समस्या आ जाएगी, चयन की समस्या आ जाएगी। और चयन की समस्या कौन सी प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो आवश्यकता असीमित होने की वजह से हम सभी चीजों को एक साथ नहीं रख सकते, उनमें से कुछ को ही अपनाना पड़ेगा। तो कुछ को अपनाने का मतलब चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव करने का मतलब ही कौन सी समस्या आ जाएगी, वहां पे केंद्रीय समस्या आ जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेट ऑप्शंस, या ऑप्शंस भी कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि हमारे सामने किसी भी बिजनेस को करने के लिए ऑप्शन तो होता ही है। यहाँ मैंने बताया कि जो रिसोर्स है वो सीमित होता है, पैसे कम मात्रा में होते हैं, यहाँ जरूरतें हमारी बहुत ज्यादा होती है। और तीसरे में कह रहा हूँ ऑप्शन तो होता ही है किसी भी चीज को करने के लिए। मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो मेरे सामने 4 ऑप्शन है। 1,00,000 रुपए को बैंक में डाल के ब्याज कमा सकता हूँ, फ्रेंड को लोन पे दे सकता हूँ, या फिर उससे कोई बिजनेस कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन मैं सारे तो नहीं अपना सकता ना। तो उनमें से मुझे किसी एक का जो मुझे मेरे लिए बेस्ट लगता है उसका चुनाव करना पड़ेगा। इसी को हम लोग वैकल्पिक उपयोग कहते हैं। ठीक है। वैकल्पिक उपयोग का मतलब है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स है
उन रिसोर्स का इस्तेमाल मैं जहाँ-जहाँ करने वाला हूँ उसके ऑप्शन बहुत सारे हैं अर्थव्यवस्था में। अब जब बहुत सारे ऑप्शन हैं तो चुनाव करना पड़ेगा, इसीलिए चुनाव की समस्या सामने आ जाती है। तो यहाँ मैंने बता दिया कि हमारे पास साधन सीमित है इसलिए चुनाव करना पड़ता है, ज़रूरतें हमारी असीमित है इसलिए चुनाव करना पड़ता है और मेरे पास हर रिसोर्स का ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन की वजह से मुझे चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव की समस्या से ही हमारे देश में कौन-सी प्रॉब्लम जन्म लेगी? सेंटर प्रॉब्लम यानी कि केंद्रीय समस्या का जन्म होता है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा उसका नाम है केंद्रीय समस्या के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटर प्रॉब्लम। हमारे यहाँ सेंटर प्रॉब्लम कितने टाइप्स की होती है? हमने ये तो पढ़ लिया क्यों होती है, क्यों का रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में सिर्फ ये पढ़ेंगे हमारे यहाँ सेंटर प्रॉब्लम कौन-कौन सी होती है। तो हमारे यहाँ सेंटर प्रॉब्लम सिर्फ 3 ही टाइप की है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और तीसरा किसके लिए उत्पादन करें। शॉर्ट में क्या, कैसे, किसके लिए। इन्हीं 3 प्रॉब्लम को सेंटर प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है? अब इंग्लिश में होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ये तीनों प्रॉब्लम ही हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब इसको हम लोगों को पढ़ना है तो इसको पढ़ने के लिए इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें मतलब किस चीज़ का बिज़नेस करना है। मैं मान लो किसी चीज़ का बिज़नेस करना चाहता हूँ और मेरे सामने बिज़नेस करने के लिए 5 ऑप्शन हैं। ए चीज़ का, बी चीज़ का, सी चीज़ का, डी चीज़ का, ई चीज़ का। मैं पाँचों का बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो मैं इनमें से किसी एक को तो चुनूँगा ना। तो जब मुझे 2 या 2 से ज़्यादा में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया? जब 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं के उत्पादन में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा, तो उसी को क्या उत्पादन करें कहते हैं। यहाँ लिखवाया भी मैंने, यह 2 या 2 से अधिक वस्तु में से किसी एक के चुनाव की समस्या है। ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा वस्तु के उत्पादन में से एक के चुनाव की समस्या ही क्या उत्पादन करें की समस्या है। अब इसके आगे मैंने यहाँ भी लिखा है, इस समस्या को पीपीसी द्वारा हल किया जा सकता है। ये जो पीपीसी है, पीपीसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि किस चीज़ का बिज़नेस करूँ। लेकिन पीपीसी के बारे में हम अभी नहीं, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि पीपीसी है क्या। तो इसको अभी नहीं पढ़ते, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या उत्पादन करें की समस्या समझ में आ गई है? ये उत्पादन में से चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने मान लिया ए, बी, सी इनमें से ए का बिज़नेस करना है, मैंने सोच लिया। तो हमने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जिसका नाम था क्या उत्पादन करें। अब पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हम पहुंच जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम में। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में कैसे उत्पादन करें। मैंने सोच लिया कि ए का बिजनेस करना है, मुझे ए का प्रोडक्शन करना है, लेकिन अब मेरे सामने कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको कहेंगे हम कैसे उत्पादन करें। कैसे मतलब तरीका क्या होगा उत्पादन का, यही तो बताना है हमें। तो सबसे पहले ये जो समस्या है ये सिर्फ तकनीक की समस्या है, टेक्नोलॉजी की। मैंने ये चुन लिया कि भाई एक चीज का मेरे को प्रोडक्शन करना है, या मैंने चुन लिया कि मार्कर बनाना है मुझे। ठीक है भाई, मार्कर बनाने की तकनीक क्या होगी ये सोचना है। तो जब मैं तकनीक का चुनाव करूंगा तो वही हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। तो दोबारा बताता हूँ, क्या उत्पादन करें, दो वस्तुओं में से एक को चुनना, लेकिन कैसे उत्पादन करें का मतलब है टेक्नोलॉजी को चुनना। अब टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक की बात करेंगे तो तकनीक दो टाइप की है, एक है श्रम तकनीक और एक है पूंजी तकनीक। यहाँ मैंने लिख दिया है श्रम तकनीक और पूंजी तकनीक। देखो श्रम तकनीक का मतलब होता है ऐसी कंपनी जहां पे वर्कर ज्यादा मात्रा में लगे हुए, कर्मचारी ज्यादा है और वहां बड़ी बड़ी मशीनें कम है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम श्रम तकनीक कहते हैं। मतलब श्रम ज्यादा है, लोग ज्यादा है वहां पे काम करने वाले, लेकिन जब हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं तो उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, तो उसी को पूंजी तकनीक कहते हैं, हम कैपिटल टेक्निक कहते हैं। पूंजी तकनीक में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें ज्यादा होती है और वर्कर कम होते हैं। तो श्रम तकनीक का मतलब लेबर ज्यादा रखने हैं, पूंजी तकनीक का मतलब मशीनें ज्यादा रखनी है। तो मुझे टेक्नोलॉजी में से चुनाव करना पड़ेगा। जैसे ए तो मैंने चुन लिया कि ए का बिजनेस करूंगा भाई मैं। अब ए किस तरीके से बनाना है, लेबर टेक्निक से बनाना है या फिर कैपिटल टेक्निक से बनाना है। अगर लेबर टेक्निक को चुना मैंने तो इसमें वर्कर ज्यादा लगाऊंगा बनाने के लिए। अगर कैपिटल टेक्निक को चुना मैंने अगर कैपिटल टेक्निक को चुना मैंने तो मैं इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाऊंगा और मशीनें लगाऊंगा। क्लियर हो गया होगा। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है बस वो ये प्रॉब्लम है कि कैसे उत्पादन करूं, टेक्नोलॉजी क्या लगाऊं। तो ये कौन सी समस्या यह तकनीक के चुनाव की समस्या है। और तकनीक कितने प्रकार की, दो प्रकार की, श्रम तकनीक और पूंजी तकनीक। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, चुनना तो यहाँ भी पड़ेगा बेटा, सिलेक्शन तो यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से कहाँ सिलेक्शन करना पड़ेगा वो बताते हैं। देखो किसके लिए उत्पादन किया जाए,
मतलब पहले मैंने यहाँ पे सोचा क्या प्रोडक्शन करूँ, फिर मैंने सोचा कैसे प्रोडक्शन करूँ, अब ये सोच रहा हूँ किसके लिए प्रोडक्शन करूँ। तो मैं बता दूँ, हमारे देश में दोनों टाइप के लोग रहते हैं। कौन-कौन से? धनी और निर्धन, मतलब अमीर लोग भी और गरीब लोग भी है। तो दोनों की आवश्यकताएँ पूरी हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से टैक्स लेती है और वो पैसा किसको देती है? गरीबों के लिए लगा देती है काम, और गरीबों को मिलता है वो पैसा। तो यहाँ समानता बनाए रखने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ किसके लिए उत्पादन किया जाए, मुझे फिर से चुनाव करना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो किसके लिए बनाया है, अमीरों के लिए बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है। मान लो मैं आईफोन बना रहा हूँ, मैंने सबसे पहले सोचा कि आईफोन बनाऊंगा, ठीक है, फिर मैंने सोचा कैसे बनाऊंगा, कैपिटल लगा के। अब ये सोच रहा हूँ मैं किसके लिए होगा, आईफोन गरीबों के लिए तो होगा नहीं, तो इसे कौन से लोग खरीदेंगे? धनी लोग, अमीर लोग इसको खरीदेंगे। तो इसके अंदर ये सोचा जाता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन से लोगों के लिए बना रहे हो, तो अब उसकी कीमत क्या रखनी है। अगर वो अमीरों के लिए बनाया जाएगा तो उसकी कीमतें मार्केट में ज़्यादा होगी, और वो अगर गरीबों के लिए बनाया जाएगा तो मार्केट में उनका प्राइस बहुत ही कम होगा, ताकि गरीब उसे खरीद सके। तो यहाँ मैंने दोबारा से बता देता हूँ क्या बताया है, केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की होती है, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। ये 2 या 2 से ज़्यादा में से किसी एक को चुनना है, ये उसकी टेक्नोलॉजी चुनना है, और ये चुनना है कि वो प्रोडक्ट कौन से लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट में इसे पीपीसी कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र। इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए, ये बताने के लिए क्या होता है, उससे पहले हमें एक टेबल को समझना पड़ेगा, और ये टेबल मैंने यहाँ सामने लिख दिए। इसको थोड़ा सा समझेंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास ना तो टेक्नोलॉजी बदल रही है और ना ही रिसोर्स बदलेंगे। रिसोर्स मेरे पास जो पहले थे वही अब है, और टेक्नोलॉजी जो पहले थी वही अब है। तो यहाँ में दो टाइप के गुड्स ले लिए मैंने, एक है एक्स वस्तु और एक है वाई वस्तु। मान लो मेरे पास 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जितने भी रुपए है, वो सारा का सारा पैसा मैंने एक्स के प्रोडक्शन में लगा दिया, और एक्स का बिजनेस हुआ 100 का। सारा पैसा मैंने एक्स में लगा दिया, और एक्स का बिजनेस कितने का हुआ? 100 का हुआ। तो यहाँ एक्स का बिजनेस 100 का हुआ, और वाई का क्या होगा? 0। वाई का 0 क्यों हो गया भाई? क्योंकि सारा पैसा तो हमने एक्स में लगा दिया ना, तो इसीलिए वाई का जो प्रोडक्शन हुआ, वो वाई का प्रोडक्शन क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा पैसा वाई में भी लगा दूं, तो मुझे एक्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या करा, इसकी रिसोर्स को कम कर दिया, तो एक्स का प्रोडक्शन डाउन हो गया। पहले 100 कर रहा था, अब कितना हो गया? 90। लेकिन वाई का प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया, वाई का कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा सा कम करा और इसमें वो पैसा लगा दिया, तो एक्स का प्रोडक्शन तो कम हुआ, लेकिन वाई का प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया। तो ये था पहला कॉम्बिनेशन, 100 पे 0, मतलब एक का प्रोडक्शन कर रहा हूं और दूसरे का 0 है। ये है दूसरा कॉम्बिनेशन कि 90 पे 10। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, अगर मैं इसका थोड़ा सा उत्पादन और कम करता हूं तो इसका उत्पादन और बढ़ा सकता हूं। देखो 90 से 70 कर दिया, मतलब मैंने 20 डाउन कर दिया, तो इसका 10 से 20 हो गया। इसी तरह मैं इसका और डाउन करता हूं तो इसका और बढ़ जाएगा, 20 से कितना हो गया? 30। अब इसका और डाउन करता हूं, मतलब 0। अब मैं इसका बिजनेस कर ही नहीं रहा, एक्स का मैंने बंद कर दिया, तो टोटल बिजनेस किसका होगा? वाई का होगा, वाई का मैक्सिमम हो गया हमारा 40। तो यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इन बिंदुओं को संयोग बिंदु कहा जाता है। ए बी सी डी ई, ये क्या है? हमारे संयोग बिंदु है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता था, अगर मैं दो चीजों का प्रोडक्शन करता हूँ, एक्स का और वाई का, तो एक्स का प्रोडक्शन अगर डाउन होगा तो वाई का प्रोडक्शन मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, तो यहाँ ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से इसका ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स गुड्स, और यहाँ की तरफ लिख दिया मैंने वाई गुड्स। अब मैक्सिमम वैल्यू जो x की और y की कितनी है? 40। तो y ये वाली लाइन होती है, ये हो गया 10, 20, 30, और ये वाला हो गया 40। अब x कितना है? x में मैक्सिमम 100 है, तो 100 का मतलब यहाँ जो मैं गैप ले लेता हूँ 20-20 का ले लेता हूँ, 20, 40, 60, 80, और यहाँ पे आ गया हमारा 100, और यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया हमने y। पहला पॉइंट क्या है? x का 100 y का 0, x का 100 y का 0, यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया जो मैंने मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? 90 और 10, x का 90 y का 10, तो 90 यहाँ आएगा और 10 यहाँ आएगा, तो 10 और 90 यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाला पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? 70 पे 20, तो 70 पे 20 का मतलब यहाँ से 70 लेंगे, इन दोनों के बीच में 70 आएगा और यहाँ 20 आएगा, तो 70 पे 20 लगभग कुछ इस तरह से यहाँ ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? 40 पे 30, तो यहाँ से 30 लेंगे और यहाँ से 40 लेंगे, 40 ये आया और 30 ये आया, तो यहाँ पे ये आ गया। और लास्ट पॉइंट क्या? 0 पे 40, तो 0 पे 40 का मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट को अगर मैं इस तरह से मिला दूं तो कुछ इस तरह की शेप मिलेगी, नहीं मिलेगी?
ये जो शेप मिली है, ये जो लाइन मैंने खींची है, इसी लाइन को हम कहते हैं पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ लिख दिया मैंने पीपीसी, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, और ये वाला जो पॉइंट था इसको ई नाम दे दिया। अब यहाँ जो मैंने क्या करा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करे। इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन ये रहा, x का 10 है तो y का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो अगर यहाँ y का 30 है तो x का 40 है। अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करा है, नहीं करा है, लेकिन बस हमें इतना ध्यान रखना, एक का प्रोडक्शन कम होगा तो दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ऐसे वक्र को हम पीपीसी वक्र कहते हैं। अब अगर मुझे इसकी परिभाषा लिखनी हो तो इसकी परिभाषा इस तरह हो जाएगी, पीपीसी एक ऐसा वक्र होता है पीपीसी एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है। इसमें तकनीक व संसाधन में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन पढ़ते। पीपीसी एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है। भाई ये अलग अलग संयोगी तो है, पहला संयोग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इसमें से अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो इसका प्रोडक्शन मेरे को घटाना पड़ेगा, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो पीपीसी एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है, और इसमें ना तो हमारी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ना ही हमारे संसाधन चेंज हुए, तभी ये लाइन इस तरह से ऐसे जाएगी। ठीक है, अगर तकनीक और संसाधन चेंज होंगे तो ये लाइन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं बदलेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो उत्पादन संभावना वक्र के बारे में ये बात समझ में आ गई होगी कि ये उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाएगा। अब हाँ, ये क्या उत्पादन करे की समस्या को भी हल करता है। जैसे मान लो x और y में से किसका उत्पादन करूं, तो जो इस हिसाब से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं और एक को घटा सकते हैं, लेकिन ये केवल दो ही वस्तु तक सीमित है। तीन वस्तु, अगर तीन चीज में चुनाव की प्रॉब्लम आती है तो ये पीपीसी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि पीपीसी में परिवर्तन, चेंज इन पीपीसी। पीपीसी किस हिसाब से चेंज होगा, कैसे बदलेगा, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो यहाँ मैंने बता दिया, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन दो प्रकार से होगा, या तो उसकी तकनीक में परिवर्तन होगा या उसके साधनों में परिवर्तन होगा। अगर तकनीक में परिवर्तन होगा तब भी पीपीसी शिफ्ट होगा, और साधनों में परिवर्तन होगा तब भी पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी वो बदलेगा, अपनी जगह से चेंज हो जाएगा वो। तो यहाँ हमने टेक्नोलॉजी में चेंज पढ़ लिया और रिसोर्स में चेंज पढ़ लिया। अब यहाँ अगर टेक्नोलॉजी में चेंज पढ़े मतलब तकनीक में परिवर्तन पढ़े तो वो दो प्रकार का है, एक्स की कुशल तकनीक और वाई की कुशल तकनीक। इसको बोलेंगे गुड एफिशिएंसी ऑफ एक्स गुड्स, और यहाँ पे लिख देंगे गुड्स एफिशिएंसी ऑफ वाई गुड्स। तो यहाँ मैंने दो बोली है, एक क्या बोला है मैंने, वाई वस्तु की अच्छी तकनीक का इस्तेमाल। यहाँ साधनों में कमी वृद्धि बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, एक्स वस्तु की कुशल तकनीक मतलब यहाँ मैं टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन किसकी टेक्नोलॉजी, केवल एक्स की। अब मैं एक्स की टेक्नोलॉजी अगर बदलूंगा तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो केवल एक्स का ही तो बढ़ेगा, वाई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल सा है, अगर ऐसा होता है कि एक्स वस्तु की कुशल तकनीक का इस्तेमाल करूँ तो वाई का प्रोडक्शन तो अब भी उतना ही रहेगा, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन पहले इतना था, अब ये बढ़ के इतना हो गया। तो कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। तो यहाँ जो नया पीपीसी कर्व है वो कुछ इस तरह से डैश 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 करते हुए यहाँ नीचे की तरफ लिख दूंगा, और यहाँ जो एरो है इसको m मान लिया जाएगा, इसको m1, और ये वाला p से ही डिनोट कर देंगे। y का प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन x की कुशल तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले x का OM होता था, अब OM1 हो गया। इस लाइन को PPC बोलेंगे और इसको बोल देंगे PPC1। यहाँ सिर्फ बदलाव किस में आया है, x वस्तु के उत्पादन में, y के उत्पादन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब इसमें पढ़ते हैं, यहाँ जो है वाई वस्तु की कुशल तकनीक है, मतलब जो प्रोडक्शन ये टेक्नोलॉजी हम चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ वाई की कर रहे हैं,
तो x के प्रोडक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का प्रोडक्शन पहले यहाँ से इतना था, तो ये m मैंने मान लिया पॉइंट। अब y का प्रोडक्शन ये था p तक, लेकिन y की टेक्नोलॉजी चेंज करिए तो y का प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ के मैंने मान लिया p1 हो गया। तो नया वाला जो पीपीसी कर्व है वो कुछ इस शेप में यहाँ से यूं आ जाएगा। अब इस डायग्राम में साफ-साफ दिख रहा है कि सिर्फ y का प्रोडक्शन बढ़ा है, x के प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसको हम PPC नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे PPC1 नाम दे देंगे। तो x की अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करने से x का उत्पादन बढ़ेगा, जिसका ग्राफ ये रहा। y की अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करने से y का उत्पादन बढ़ेगा, जिसका ग्राफ ये रहा। अब हम पढ़ेंगे साधनों में परिवर्तन, चेंज इन रिसोर्स। तो साधन में परिवर्तन दो हिसाब से होगा या दो प्रकार से होगा, या तो साधन में वृद्धि होगी या साधन में कमी होगी, इंक्रीज इन रिसोर्स या डिक्रीज इन रिसोर्स। अब अगर साधनों में वृद्धि होती है, एक बात बताओ, मेरे पास पहले 10 लाख रुपए थे बिजनेस करने के लिए, अब 20 लाख रुपए, मतलब साधन बढ़ गए, रिसोर्स बढ़ गया। तो रिसोर्स बढ़ने का मतलब मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ, और दोनों का ही, यहाँ पहले देखो x का इतना प्रोडक्शन था और y का इतना था, तो इतना y का था इतना x का था, तो इसका प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया और इसका भी प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। और यहाँ पीपीसी यहाँ की तरह ये ऐसा नया वाला पीपीसी आ गया, ये हो गया पीपीसी, ये हो गया PPC1। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जब साधनों में वृद्धि होगी तो जो नया पीपीसी कर्व होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में पीपीसी अगर शिफ्ट होता है तो उसका मतलब है कि हमारे रिसोर्स पहले से बढ़ गए, जिसका डायग्राम ये वाला हो गया। अब अगला पढ़ते हैं, साधनों में कमी। भाई रिसोर्स कम हो गए तो प्रोडक्शन मेरा उतना ही रहेगा? नहीं, वो भी डाउन हो जाएगा। तो पहले, और दोनों का डाउन हो जाएगा। जैसे y का भी इतना, पहले y का इतना था, अब y का इतना हो गया, x का इतना था, अब x का इतना हो गया। तो नया पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ ये दिख रहा है, ये वाला P, ये वाला P1, ये वाला M, और इसको मान लेंगे M1। तो ये वाले को नाम देंगे PPC और इसको नाम देंगे PPC1। अब ये जो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा था? बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ साधनों में वृद्धि है, और अंदर की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है इसे कहेंगे साधनों में कमी। तो चारों समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एग्जाम में थोड़ा सा लिख के डायग्राम बना देंगे अगर एग्जाम में आता है तो। अब इस टॉपिक में हम पीपीसी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पीपीसी की कई विशेषता है, लेकिन इस बुक में दो ही विशेषता मेंशन की हुई है, तो मैं उन्हीं दोनों के बारे में समझा रहा हूँ। जो पहली विशेषता है, पीपीसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और जो दूसरी विशेषता है, पीपीसी केंद्र के प्रति नतोदर या अवतल, इंग्लिश में से कहते हैं कॉनकेव होता है। ये दो फीचर्स है इसके। अब दोनों फीचर्स को समझते हैं। यहाँ एक लाइन खींच दी मैंने, अब यहाँ पढ़ते हैं इसका मतलब क्या था। जो पीपीसी है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरने का मतलब है, पीपीसी का डायग्राम ऐसा होता है। देखो, इसे बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरना। अगर ये डायग्राम ऐसा होता तो इसे बोलते हैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। तो पीपीसी ऐसा तो नहीं होता, पीपीसी हमने डायग्राम बनाया था ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं पीपीसी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे की ओर गिरने का मतलब ऐसे। लेकिन क्यों गिरता है ऐसे, रीजन क्या है इसका? तो ये हमें जानना है। यहाँ पे एक्स गुड से और ये वाला वाई गुड से। अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। अगर एक का उत्पादन घटाना है तो दूसरे का बढ़ाना है, और एक का घटाना है तो दूसरे का बढ़ाना है। इसका अपोजिट ही हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पीपीसी ऊपर से नीचे गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि एक का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, या फिर एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इनके बीच में हमेशा कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव रिलेशन को हम कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरना। ठीक है, अगर दोनों बढ़ते, मान लो x का प्रोडक्शन भी बढ़े y का भी बढ़े, तो इसे बढ़ना कहेंगे हम। लेकिन अगर दोनों, एक बढ़ता है और एक घटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गिरना कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, पीपीसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम किया जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी लाइन मिलती है हमें, वो कैसे मिलती है? ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई। अब अगला पढ़ते हैं, नंबर 2। पीपीसी केंद्र के प्रति नतोदर या अवतल होता है। अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। अब कॉनकेव का मतलब और इस डायग्राम का, इसका मतलब समझो पहले। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, अवतल शेप इस टाइप की होती है, ये जो शेप होती है ये अवतल होती है। अब ये कहना चाहता है जो पीपीसी है वो कॉनकेव शेप में होता है। देखो, पीपीसी कभी भी इस वाली शेप में नहीं होगा एक सीधी लाइन की तरह। ये तो एक सीधी लाइन हो गई ना, सीधी लाइन में पीपीसी नहीं होता। वो कैसे शेप में होगा? इस वाली शेप में होगा। कौन से शेप में? नतोदर या अवतल शेप में। अब क्यों होगा उसका रीजन पढ़ते हैं। मान लो मैंने ये पढ़ लिया, ये एक्स है और ये वाई है। मैं 100 रुपए एक्स में लगा देता हूँ, वाई का बिजनेस जीरो है मेरा, सारा पैसा मेरा एक्स से हो रहा है और वाई में जीरो है। अगर मैं चाहता हूँ एक्स का 10 कम हो जाए, ठीक है भाई, मान लो मैं एक्स का 10 कम करके 90 करता हूँ और वाई का भी 10 ही बढ़े, तो मुझे कोई फायदा है?
भाई ये बताओ, मैंने यहाँ 10 कम करा, यहाँ 10 बढ़ गया, तो मेरे को तो कोई फायदा नहीं है ना, वो तो मैं अकेले यहाँ से भी कमा ही रहा था ना। चेंज 10-10 का ही तो है, यहाँ 90 कमाए, यहाँ 10 कमाए, 100 ही तो हो गए। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेहनत क्यों करूंगा, ज्यादा क्यों चेंज करूंगा? तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो मैं 10 इसका कम कर दूं, 10 रुपए इसमें कम कर दें, मुझे दूसरे वाले में 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ मैं खुश हूँ कि हाँ भाई, एक का कम करा और दूसरा मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट दे जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ चेंजिंग 10 किया है, यहाँ चेंजिंग कितने किया है, 20 किया है। ये चेंज सेम नहीं होगा, और अगर सेम होगा तो मैं करूंगा ही क्यों, मैं तो पहले वाले ही पॉइंट पे रहूंगा। ये संयोग पॉइंट ए है, ये संयोग पॉइंट बी है, तो मैं ए ही पे रहूंगा ना। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बी वाले वो संयोग पॉइंट पे क्यों आऊंगा? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि एक की मात्रा अगर त्यागूंगा तो दूसरे की मात्रा उससे ज्यादा मिलेगी, या एक का उत्पादन कम करूंगा तो दूसरे का उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं ऐसा करूंगा, ना तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ जरा इस पॉइंट को देखेंगे, ये और ये कर दिया मैंने, और इसके बाद ये और ये कर दिया, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम डेल्टा वाई बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे डेल्टा एक्स। अब ये जो है, ये लाइन, ये दो पॉइंट समझ में आ रहे होंगे भाई, ये लाइन देखना, इसी को हम लोग कॉनकेव, इसी की वजह से कॉनकेव होता है। अब यहाँ जो डेल्टा वाई और जो डेल्टा एक्स मैंने बनाया है, देखो डेल्टा वाई इतना है, डेल्टा एक्स इतना है, चेंज दोनों में सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो ये लाइन ऐसे ही जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लो ये और ये, अब देखो ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, और यहाँ मैंने दोनों सेम बनाया है, जितना ये है उतना ये है, तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। यहाँ जो चेंज होगा इस वाले पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ पे सेम चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक छोटा पॉइंट होगा और एक बड़ा पॉइंट होगा। जैसे मान लो ये y का चेंज हो गया, ये x का, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इसी शेप में तो जाएगा, ऊपर से नीचे गिरते हुए। तो यहाँ जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट से देखेंगे तो ये शेप हमें ये वाली ही नजर आएगी। इसका रीजन एक ही है, क्या था इसका रीजन, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, MRT के नाम से जानेंगे, या फिर ये भी छोड़ दो। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि अगर एक का उत्पादन कम करूंगा तो दूसरे का उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ेगा, या एक का उत्पादन अगर मेरे को बढ़ाना है तो दूसरे का उत्पादन थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसी के कारण पीपीसी बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं जाएगा, पीपीसी कैसा जाएगा, ये गोल शेप में जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, पीपीसी की दो विशेषताएं, एक तो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और दूसरी विशेषता है कि ये अवतल होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC कहा जाता है इसे शॉर्ट में। अब इसको समझने के लिए पहले मैंने एक टेबल बनाई है, इसको समझते हैं। मान लिया ये एक्स गुड्स है और ये वाई गुड्स है। देखो एक्स का मैं एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो वाई के 1000 यूनिट है। अगर इसका मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ एक्स का, तो इसका मुझे कम करना पड़ेगा, और कितने कम करे मैंने, 100। तो यहाँ पे तुम्हें दिख गया होगा, यहाँ पे मैंने 100 चेंज करे, और यहाँ पे कितने का हुआ, एक, यहाँ 100 डाउन हो गए, यहाँ पे 1 बढ़ गया। दूसरा देखो, मैं चाहता हूँ इसका उत्पादन और करूँ, एक और उत्पादन में इसका बढ़ाओ, 2 से 3 हो गया, एक और उत्पादन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी तो भाई कितना कम करना पड़ा मुझे, इस बार 200 कम चेंज करना पड़ा। इसी तरह मैं और कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 400 कम करा तो मैंने इसका एक और बढ़ गया। भाई ये रेशियो सेम नहीं होगा, अगर सेम होगा तो ये तो बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएगी, जो हमें नहीं करना है। अब दोबारा समझेंगे, अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो इसका प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा। अब इसमें जो चेंज आया है, देखो यहाँ 100 का चेंज आया अपॉन में 1, यहाँ 1 का चेंज, 200 अपॉन में 1 और 400 अपॉन में 1, तो 1 लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ 100 निकल के आ गया, यहाँ पे 200 निकल के आ गया, यहाँ पे 400 निकल के आ गया। ये जो 100, 200, 400 निकला है, इसी को हम सीमांत अवसर लागत कहेंगे। मतलब एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने पे दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में जो बदलाव आता है, जितने का बदलाव आया है, कितने का बदलाव आया है भाई, 100 का बदलाव आया, फिर 200 का बदलाव आया, फिर कितने का बदलाव आया, 400 का बदलाव आया, तो इसी को सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा, किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पे दूसरे वस्तु के उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, इसमें जो परिवर्तन आया है, देखो 100 का परिवर्तन, 200 का और 400 का परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, सीमांत अवसर लागत कहा जाता है।